खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इस टॉपिक को हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रारंभ किया था और इस क्रम में हम लोगों ने जाना था कि खनिज क्या है, खनिज का निर्माण कैसे होता है, खनिज का आधार क्या है और भारत में खनिज की प्रमुख कितनी पेटियां हैं। इसके अलावा हम लोगों ने खनिज के वर्गीकरण को जाना था कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के बारे में चर्चा किया था कि जिस खनिज में धातु का अंश मौजूद हो उसे धात्विक खनिज कहेंगे और जिस खनिज में धातु का अंश मौजूद न हो उसे अधात्विक खनिज कहेंगे। फिर आगे हम लोगों ने चर्चा किया था कि धात्विक खनिज के भी दो प्रकार हैं, दो वर्ग हैं। जिसमें लोहा का अंश हो उसे लोहा युक्त धात्विक खनिज कहेंगे और जिसमें लोहा का अंश न हो उसे लोहा विहीन धात्विक खनिज कहेंगे। अधात्विक खनिज दूसरा चर्चा किए थे, अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश न हो, और अधात्विक खनिज के भी दो वर्ग हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन का अंश हो उसे हम कार्बनिक खनिज कहेंगे और जिसमें कार्बन का अंश न हो उसे हम अकार्बनिक खनिज के नाम से जानते हैं। तो इस क्रम में सारे तत्व के बारे में, सारे धातु के बारे में, अधातु के बारे में नहीं जानना है, लेकिन 3-4 ऐसे धात्विक खनिज है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। इस क्रम में सबसे पहले जानेंगे लौह खनिज। लौह खनिज, तो प्रश्न है कि लौह खनिज क्या है या लौह खनिज कहते किसे हैं। बड़ी आसान उत्तर होगा कि जिस खनिज में लोहा का अंश मौजूद हो। भूगर्भ से जो हम पदार्थ प्राप्त करते हैं अगर उसमें लोहा का अंश हो तो उसे हम लौह खनिज के नाम से जानते हैं। और लौह खनिज के उदाहरण की बात करते हैं तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। लोहा प्रकृति से हमें अयस्क के रूप में मिलता है। लोहा एक खनिज है क्योंकि इसको हम भूमि के गर्भ से खोदकर प्राप्त करते हैं और लोहा प्रकृति से हमें अयस्क के रूप में मिलता है, अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध करके, साफ करके या सांद्रण करके अलग अलग विधियों के द्वारा हम लोहा धातु की प्राप्ति करते हैं। लोहा के प्रमुख 4 अयस्क हैं जिसका नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे उत्तम किस्म के लोहा के अयस्क हैं। बाकी सीडेराइट और लिमोनाइट इसमें भी लोहा का अंश है लेकिन मात्रा क्या है, प्रतिशत क्या है, कम है। तो लोहा अयस्क के रूप में मिलते हैं और लौह अयस्क का मानव के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि लोहा सभी खनिजों की जननी है। ये जो लोहा है सभी खनिजों की, अब कहोगे कि सभी खनिजों की जननी काहे कह दिए, तो जितने भी छोटे बड़े कल कारखाने हैं, जितने भी छोटे बड़े उद्योग हैं, उन सभी उद्योगों में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा पार्ट पुर्जा लोहा का बनता है। अगर लोहा नहीं होता तो किसी भी इंडस्ट्री की स्थापना नहीं होती। यह सभ्यता आज जहां तक पहुंच गई है, मानव आज जिस मुकाम तक पहुंच गया है, इस मुकाम तक शायद मानव नहीं पहुंचा होता। लोहा के खोज या आविष्कार ने ही इंसान को आज अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया है। समुद्र मैरियाना के गर्त से लेकर अंतरिक्ष तक अगर पहुंचने में इंसान को किसी ने मदद किया है तो वह है लोहा। क्योंकि लोहा कठोर भी है
और इसको बड़ी आसानी से पिघलाकर किसी भी रूप में बदला जा सकता है। लोहा सभी खनिजों की जननी है और लोहा आधारभूत खनिज है। कैसा खनिज है? आधारभूत खनिज लोहा को माना गया है। संपूर्ण विश्व की बात करें तो विश्व का 4% लोहा इंडिया उत्पादित करता है। विश्व का कितना प्रतिशत लोहा क्या करता है? भारत उत्पादित करता है। 96% विश्व के अन्य सारे देश होंगे, लेकिन विश्व का 4% लोहा कौन उत्पादित करता है? भारत करता है। और भारत में जितना भी लोहा है उसका 75% हेमेटाइट। भारत में जितना भी लोहा का अयस्क प्राप्त होता है, उत्पादित होता है, उसका 75% क्या है? हेमेटाइट है। और मात्र कितना? 25% मैग्नेटाइट। सिडराइट, लिमोनाइट भी है, लेकिन इसमें अयस्क की मात्रा कम है। इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जितना हमको इसको शुद्ध करने में, साफ करने में होगा खर्चा, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो लोग इसका यूज नहीं करता है। भारत में भंडार की बात करते हैं कि भारत में लौह अयस्क का भंडार कितना है। हर चीज का, हर खनिज का कुछ न कुछ भंडार सब विश्व के अन्य देशों में होता है। तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में विश्व का तो नहीं, लेकिन पूरे भारत में 28 राज्य, खास करके जो 2 द्वीप समूह इंडिया में है, उनका आंकड़ा तो नहीं आ पाता है। वहाँ तो लोग नारियल ही उस द्वीप समूह का मुख्य उत्पाद है। खेतीबाड़ी बहुत कम मात्रा में वहाँ होती है क्योंकि पथरीली जमीन है। लेकिन अगर भारत में भंडार की बात करते हैं तो 405.3 क्या है? करोड़ मीटर टन। करोड़ मीटर टन भारत में किस लोहा का? ये जो भंडार मैं आपको दिखाया हूं वो है हेमेटाइट का। दूसरा, मैग्नेटाइट की भंडार की बात करें, मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क के भंडार की बात करें तो भारत में मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क का भंडार है 3 करोड़ मीटर टन। कुल मिलाकर देख लिया जाए तो भारत में हेमेटाइट का भंडार क्या है? ज्यादा है, और मैग्नेटाइट का भंडार क्या है? बहुत ही कम है। अब प्रश्न है कि लोहा भारत के किन किन राज्यों में उत्पादित किया जाता है। तो एक छोटा सा उदाहरण ले लिया जाए। अगर भारत का जो मानचित्र आप देखे हैं तो कर्क रेखा या विंध्य पर्वत के नीचे दक्षिण, जिसमें हम झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये जो राज्य हैं यह लोहा के अयस्क के बड़े उत्पादक राज्य हैं। मतलब दक्षिण भारत लोहा के अयस्क के दृष्टिकोण से क्या है? परिपूर्ण है। भंडार की बात करते हैं तो भंडार में सबसे ज्यादा लोहा का भंडार, लोहा के अयस्क का भंडार झारखंड के पास है। किसके पास है? और उत्पादन सबसे ज्यादा वर्तमान में कौन राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है। उत्पादन कहाँ हो रहा है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। देश का 25% लोहा के अयस्क का उत्पादन वर्तमान में कर्नाटक के जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वो लोहा के अयस्क के लिए ही फेमस है। लेकिन भंडार की बात करते हैं, जहाँ स्टोरेज ज़्यादा है,
झारखंड पढ़े होंगे, झारखंड का पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि जिला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि जिला लोहा के अयस्क के लिए ही क्या है, प्रसिद्ध है। कुछ राज्यवार अगर मूल्यांकन किया जाए किस राज्य में कौन कौन कितना कितना है, कौन कौन जगह है, तो हम सबसे पहले चर्चा करते ओडिशा की। किसकी बात कर लें? अगर ओडिशा की बात करें कि ओडिशा के कौन कौन सा जिला लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर। क्या है? सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर। ये ओडिशा का जिला है जहां बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का क्या होता है, उत्पादन होता है। अगर सुंदरगढ़ की बात करते हैं, अगर हम केवल बात कर ले सुंदरगढ़ का, सुंदरगढ़ की बात करें तो यहां पर लोहा अयस्क की खान है जिसका नाम है गुर महिषानी, सुलेपत और बादाम की पहाड़ी। सुंदरगढ़ में क्या है? गुर महिषानी, सुलेपत और बादाम की। कई बार पूछा जाता है कि बादाम की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है, गुर महिषानी क्यों प्रसिद्ध है, या बादाम की पहाड़ी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, गुर महिषानी लौह अयस्क का उत्पादक किस राज्य में, ऐसे करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा हो या आपके 12वीं का हो। दूसरा, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, दूसरा बात करते हैं छत्तीसगढ़। इस राज्य का गठन आप लोग जानते ही हैं कि 2000 में हुआ था। मध्य प्रदेश से 9 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से 1 नवंबर को और 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड बना था। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग एक नए राज्य का निर्माण किया गया। उस राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का दुर्ग, बस्तर और दांतेवाड़ा कौन जिला है? दुर्ग, बस्तर, दांतेवाड़ा, ये 3 जिला, कई जिला में है लेकिन ये जो 3 जिला है यह लोहा के अयस्क के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोहा के अयस्क का की प्राप्ति होती है। बस्तर जिला में बैलाडीला, हिंदी साहित्य पढ़े होंगे तो एक पापा अपने बेटिया को सिखाते कि लोहा कहाँ कहाँ, हिंदी साहित्य वाले गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे। आपके 12वीं क्लास में कई जगह तो हिंदी आप लोग पढ़ लिए, सिलेबस खत्म भी हो चुका है। पूरे हम तो पढ़ाऊंगा ही, मैंने कहाँ कहाँ लोहा है वहां चर्चा करता है। बस्तर दांतेवाड़ा का भी चर्चा है, उल्लेख है। पापा बेटिया को सिखाएगी लोहा कहाँ कहाँ है, लोहा किसका प्रतीक है। अच्छा, ऐसा नहीं पढ़े हैं, हिंदी खत्म भी हो गया, वो पढ़ने ही नहीं गए। तो आपको तो छोड़िए, वहां तो बाद में, पहले मेरे यहाँ नाप है तो मैं ही आपको पढ़ा दूंगा। क्या वो तो सेकेंडरी मैटर हो गया। तो प्रश्न है, दुर्ग, बस्तर और दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का जिला है। इसमें याद रखेंगे बैलाडीला मध्य प्रदेश में क्या है, सॉरी बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला। बैलाडीला के बाद डल्ली राजहरा पूछा गया प्रश्न है, डल्ली राजहरा। और ये तो ज्यादा फेमस है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है और डल्ली राजहरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला और डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला दुर्ग और बस्तर में है, डल्ली राजहरा यह लोहा के अयस्क के बहुत बड़ा खान है। यहाँ पर
बात समझ गए। बात करते हैं झारखंड का, तो झारखंड के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर दिया। झारखंड का हमने क्या कहा था? पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिला जो झारखंड का है, यह बड़े पैमाने पर लोहा के अयस्क का क्या करता है? उत्पादन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। 4 में किसका बात करें? कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का कुद्रेमुख चित्रदुर्ग जिला जो है, कुद्रेमुख चित्रदुर्ग, और कर्नाटक में ही बाबा बुदन की पहाड़ी है। कर्नाटक का सबसे जो फेमस है उसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है जो लोहा के अयस्क के लिए क्या है? भारत नहीं, एशिया प्रसिद्ध भी है। हाँ, भारत में तो फेमस है ही, लेकिन एशिया में भी इसका नाम स्थान रखता है। यहाँ इतना बड़े पैमाने पर लोहा के अयस्क का उत्पादन होता है। तो ये तो हो गया लोहा के अयस्क वाला। लेकिन लोहा के अयस्क अलग अलग राज्य में है, लेकिन खाद्यान्न की बात होती है। लौह खादान की बात करें कि लौह का खाद्यान्न सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो अगर ओडिशा की बात हम कर ले, ओडिशा की बात कर ले तो ओडिशा में लोहा के अयस्क के 66 खादान है। खाद्यान्न ज्यादा होना उत्पादन फिर सिद्ध नहीं करता है। खाद्यान्न एक ही हो लेकिन वहां से प्रचुर मात्रा में मिले, वो अलग बात है। लेकिन खाद्यान्न के दृष्टिकोण से यदि आपसे प्रश्न करते हैं कि बताओ लोहा, 3 प्रकार के प्रश्न मैं यहां बता रहा हूं, तो रिपीट कर रहा हूं 2 मिनट में आपके सामने। तो पहले ओडिशा में कितने खाद्यान्न हैं? 66 खाद्यान्न हैं। उसके बाद कर्नाटक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कर्नाटक की बात कर 63 को खाद्यान्न है। और सबसे नंबर 1 पर तो गोवा में आ जाता है, लेकिन उत्पादन में इसका नाम ही नहीं है, कहीं पर स्थान ही नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पर 82 है। कितना है? 82 है। तो यहाँ हमको ज्यादा दिखाना है। अगर पूछेगा खाद्यान्न सबसे ज्यादा किस राज्य में है, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद कर्नाटक। लेकिन ध्यान रखेंगे लोहा के अयस्क का भंडार सबसे ज्यादा किस राज्य में है, लेकिन लोहा के अयस्क का वर्तमान में उत्पादन कौन राज्य करता है? सब देश का 25%, क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। देश का लगभग 25% लौह अयस्क का उत्पादन कर्नाटक करता है। भंडार, संचित भंडार झारखंड के पास ज्यादा है, लेकिन खादानों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? गोवा में। कोई दिक्कत? और लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट। खनिजों के जननी आधारभूत उद्योग, विश्व का 4% लोहा भारत उत्पादित करता है। भारत में 75% हेमेटाइट है, 25% क्या है? मैग्नेटाइट है। और सबसे अधिक भंडार में हेमेटाइट का है, 405.3 करोड़ मीटर टन, और मैग्नेटाइट का भंडार है 5.3 करोड़ मीटर। इसके आगे की यदि हम चर्चा कर लें, लोहा अयस्क के बाद हम दूसरा बात करते हैं मैंगनीज का। किसके बात कर लें? अगर हम बात करते हैं मैंगनीज की बात कर लें, तो आपको बताते हैं कि मैंगनीज भी धात्विक खनिज है। मैंगनीज कैसा खनिज है? मैंगनीज धात्विक लेकिन लोहायुक्त खनिज है। मैंगनीज कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है, लेकिन धात्विक में कैसा खनिज है? लोहायुक्त, क्योंकि मैंगनीज में लोहा का अंश पाया जाता है। माने भारत में खनन किया जाने वाला अगर सबसे बड़ा खनिज लोहा है, तो भारत में खनन किया जाने वाला दूसरा खनिज, भारत में खनन किया जाने वाला अगर दूसरा सबसे बड़ा खनिज है, कौन होगा?
मैग्नीज है। और आपको शायद ये पता होगा कि लोहा को जंगरोधी बनाने के लिए, लोहा को जंगरोधी बनाना है, मतलब लोहा को जंगरोधी बनाने में किसका यूज करते हैं? मैग्नीज का लेप चढ़ाया जाता है। अगर मैग्नीज का यूज ना किया जाए तो लोहा में तुरंत जंग पकड़ना या जंग लगना क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। मैग्नीज के अयस्क की बात करते हैं कि मैग्नीज के अयस्क कौन कौन हैं, तो विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एक दो की ही चर्चा यहाँ करूँगा। मैग्नीज का जो अयस्क है, एक में है सिलोमिलेन, सिलोमिलेन, और मैग्नीज का जो दूसरा अयस्क है उसका नाम है ब्रोनाइट। सिलोमिलेन और ब्रोनाइट किसका अयस्क है? मैग्नीज का है। और आपको बता दें, मैग्नीज की प्राप्ति धारवार चट्टान से होता है। भारत में मैग्नीज जो भी प्राप्त होता है धारवार काल में, पृथ्वी के निर्माण का काल है। पृथ्वी का भी एक पंचांग है जिस महाकल्प 5 है। महाकल्प कितने हैं? और हर महाकल्प में कई कल्प आए हैं और हर कल्प का वर्गीकरण युग में किया गया है। महाकल्प का विभाजन कल्प में किया गया है। कल्प का ज्योग्राफी ऑनर्स लेंगे तो वहां पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे ऊपर का जो समय होता है उसको नाम कहते हैं महाकल्प। महाकल्प से नीचे क्या आते हैं? क्योंकि एक महाकल्प में कई कल्प आ जाते हैं, कम से कम 4 तो आता ही है। अभी प्राजीव कल्प चल रहा है और प्राजीव कल्प के भी 2 भाग हैं। उसका अंतिम चरण में उसका युग आ गया। कल्प के नीचे क्या आता है? युग आता है। तो युग में अभी कलयुग चल रहा है। महाकल्प 5 है। महाकल्प को हम कल्प में बांटते हैं और कल्प का वर्गीकरण युग में होता है। तभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। ऐसे युग भी 4 है, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इसके पीछे अलग कहानी है। सतयुग के बाद द्वापर आनी चाहिए थी, मतलब कृष्णावतार आना चाहिए था, तब रामावतार आना चाहिए था। तो कहानी यहाँ अलग हो गई कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, जिसके सतीत्व को भंग करने का काम कुछ देवताओं ने, खास करके चंद्रमा ने किया। तो गौतम ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हें पहचान नहीं आया कि तुम्हारे पति और पराया में अंतर तुमको समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि हमको तो किसी ने ये किया नहीं, लेकिन घर में प्रवेश किया उसने। कहा कि तू पत्थर बन जाओ, क्योंकि अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री थी। युग का निर्माण करना, समय का निर्धारण उनके हाथ में, धर्म ग्रंथ कहता है। कहा कि मुक्ति का रास्ता बताइए, हम पत्थर से इंसान कब बनेंगे। कहा कि त्रेता युग में श्री राम जब अवतार लेंगे, उन्हीं का पैर का मिट्टी तुम्हारे में सटेगा, तुम पुनः अपने मूल रूप में आ जाएगी। ब्रह्मा ने कहा कि बेटी की माया में युग ही चेंज कर दिया कि द्वापर नहीं आएगा, पहले त्रेता आएगा तब द्वापर आएगा। तो इसलिए सतयुग के बाद क्या आएगा? त्रेता आया, त्रेता के बाद क्या आया? द्वापर। कलयुग चल रहा है, कलयुग का छोटा भाई का युग है अभी, भ्रष्ट युग। इंसान केवल झूठ बोलता है, झूठ बोलने के क्रम में सच बोला जाता है, सच बोलने के क्रम में झूठ नहीं बोलाता है। झूठ बोलते बोलते धोखा से आप लोग सच बोल देते हो। वास्तविकता यही है। 99% लोगों की यही कहानी है। और जो जितना ज्यादा बोलेगा समझना उतना झूठ बोल रहा है वो। कम बोलने वाले तो बचते भी हैं कि बोला ही नहीं तो झूठ, जब मुंह खोला ही नहीं तो बोलेगा क्या। लेकिन जो जितना ज्यादा बोल रहा है समझना, अभी नहीं कह रहा सर तो आप ही ज्यादा बोलते हैं, सबसे अधिक झूठ बोलने वाले हम भी हो जाए नहीं, तो हम तो वो बोलते हैं जो किताब में लिखा हुआ है। रियलिटी में झूठे जैसे बोलते हैं। मैं कह रहा है रियलिटी आप ही झूठ बोलते हैं ज्यादा। हम तो पुस्तक की बात बोलता हूं ना, व्यवहारिक लाइफ में बिना काम के बोल रहे हैं नहीं। तो धारवार से मैग्नीज की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और भारत में कहता है
भंडार की बात करता है कि भारत में मैग्नीज का भंडार कितना है, तो 49.6 करोड़ टन प्रमाणित भंडार है। और विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक देश जिम्बाब्वे है, और भारत क्या है, दूसरा नंबर पर है। विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक देश कौन है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। आज जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? रोडेसिया। जिम्बाब्वे का जम्बूद्वीप। तो जिम्बाब्वे हरारे इसकी राजधानी है, विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है। और जिम्बाब्वे के बाद दूसरा अगर सबसे बड़ा कोई मैग्नीज उत्पादक राज्य है, मैग्नीज उत्पादक देश है, तो कौन है? भारत। और भारत की बात करते हैं कि किस राज्य में, तो ओडिशा की बात कर ले। क्या कर ले? ओडिशा। देश का 44% मैग्नीज का भंडार कहाँ है? ओडिशा में। उसके बाद 22% कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में देश का 22% मैग्नीज है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कितना परसेंट? 12% मध्य प्रदेश में। तो एक प्रश्न होगा, मैग्नीज क्या है? तो मैग्नीज एक धात्विक और लौह युक्त खनिज है। इसका उपयोग लोहा को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग लोहा को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। लोहा के बाद सबसे ज्यादा खोदा जाने वाला जो खनिज है उसका नाम क्या है? मैग्नीज है। मैग्नीज के दो मुख्य अयस्क हैं, नाम है सिलोमिलेन और बोरोनाइट। और भारत में मैग्नीज की प्राप्ति या भारत से मैग्नीज की प्राप्ति धारवाड़ क्रम के चट्टानों से होता है। भारत में मैग्नीज का संचित भंडार या प्रमाणित भंडार 49.6 करोड़ टन है। विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश जिम्बाब्वे, और भारत का इसमें दूसरा स्थान है। सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य ओडिशा, जहां देश का 44% मैग्नीज का उत्पादन होता है। दूसरा कर्नाटक, जहां देश का 22% मैग्नीज का उत्पादन होता है। तीसरा है मध्य प्रदेश, जहां देश का 12% मैग्नीज का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की बात, अलग अलग राज्य में अलग अलग जिला होता है। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, झबुआ। बालाघाट मध्य प्रदेश में, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, झबुआ जिला ऐसा है जहां बड़े पैमाने पर मैग्नीज के अयस्क मिलते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का 3 जिला, नागपुर, सतारा और रत्नागिरी। महाराष्ट्र में भी है तो नागपुर, सतारा और रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में मैग्नीज के उत्पादक जिला है। ओडिशा की बात करते हैं तो बुरनाई, केओंझर, सुंदरगढ़। बुरनाई, केओंझर और सुंदरगढ़ ऐसा जिला है जहां मैग्नीज का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम। श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम 2 ऐसे जिला है आंध्र प्रदेश में जहां बड़े पैमाने पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में धारवाड़, बेलारी, बेलागामी और उत्तरी कनारा, चिकमंगलुरु, शिवानोगा, चित्रादुर्ग ये जिला है जहां बड़े पैमाने पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज के बाद आते हैं, हम लोगों ने पढ़ा लौह खनिज। 2 अलौह खनिज के बारे में भी चर्चा आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ्यक्रम में है। ये दोनों कौन खनिज है? हम एक चर्चा करें, 2 चर्चा करें अलौह खनिज में। सबसे पहले चर्चा हम लोग करेंगे, एल लिख देंगे तो काम चलेगा। एल्यूमिनियम। एल का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम। एल छोटका होगा, कोई बात नहीं। मतलब एल्यूमिनियम। प्रारंभ में एल्यूमिनियम सोना से भी ज्यादा महंगा था।
सही बोल रहा हूँ? जल्दी सही नहीं, शुरू में जब लोग इसको अयस्क को साफ करने की विधि लोगों को पता नहीं था, मतलब इसको साफ करना बड़ा कठिन काम था। इसको साफ करने में बहुत खर्च पड़ जाता था, सोना से भी जब मांगा था, तो पाठ्य पुस्तक मैंने पढ़ा है। लेकिन बाद में जब इसका तरीका बना, इस तरीका से भी इसको साफ किया जा सकता है, तो सस्ता खनिज हो गया। एल्युमिनियम, जिसके अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क हमको रियल में पढ़ना है, बॉक्साइट ही पढ़ना है। एल्युमिनियम तो खनिज थोड़ी ना है। एल्युमिनियम खनिज है क्या? नहीं, वो तो साफ करके बनाया गया एक प्रकार का धातु है। तो बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? और एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? याद रहेगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है, राइट। बॉक्साइट अलौह खनिज है, धात्विक है लेकिन इसमें लोहा का अंश। बॉक्साइट सबसे हल्का खनिज कह सकते हैं, मतलब जो भी अभी हम यूज कहे हैं, एक हल्का खनिज है, मुलायम खनिज है, जंग रोधी खनिज है। क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, इसको बड़ी आसानी से मोड़ा जा सकता है। जहाज बनाने में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जंग, अगर जोर से प्रहार किया जाए तो चिपक जाएगा, पिचक जाएगा, टूटेगा नहीं। लोहा पर जोर से प्रहार कर तो क्रैक कर जाता है। गलत कि सही? क्योंकि इसमें क्या है, मुलायम इतना ज्यादा है कि पिचक जाता है लेकिन फूटता जल्दी, टूटता जल्दी। मोटर कार बनाने में क्या जी, रेलवे के डिब्बा बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, जलयान बनाने में, बिजली के तार बनाने में, घरेलू बर्तन बनाने में। गलत कि सही? और ये जो हमारे आ रहे हैं घर के किवाड़ का हैंडल, छिटकेली, पेंच, इन सब के निर्माण में बड़े पैमाने पर इसका यूज किया जा रहा है। क्योंकि क्या है, ये हौला भी है, सस्ता भी है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे जंग लगता ही नहीं। क्या जी, आजकल एल्युमिनियम का पेंच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जंग इसमें नहीं लग रहा, इसलिए हो रहा है। अब प्रश्न है, एल्युमिनियम जो है, जिसका अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट है, और टर्शियरी निक्षेप से मिलता है। किससे? टर्शियरी। पृथ्वी के निर्माण का जब ये काल है, हमने कहा ना महाकल्प को कल्प में बांटा गया, ये कल्प है टर्शियरी कल्प में। टर्शियरी कल्प में हमारे पृथ्वी पर जिन जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, उसी चट्टान में, उसी चट्टान के नस में जहां जहां छिद्र है, उसमें बॉक्साइट के अयस्क पाए गए। आपको बता दें, भारत में भंडार की बात करते हैं कि भंडार कितना है बॉक्साइट का, तो 43.4 करोड़ टन। 43.4 करोड़ टन हमारे भारत में एल्युमिनियम और बॉक्साइट का क्या है, भंडार है। और विश्व का 2.24%, अगर हम विश्व की बात करें, विश्व का 2.24% बॉक्साइट किसके पास है? इंडिया के पास है। विश्व का पांचवा बड़ा बॉक्साइट या यूं कहें एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन मेरा है? भारत है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो ओडिशा। कौन है? ओडिशा। ओडिशा के बाद कौन राज्य है? झारखंड, गुजरात, झारखंड। आप देख रहे हैं, हम जो भी नाम लिख रहे हैं वे सारे राज्य कर्क रेखा से नीचे ही लगभग आ जा रहा है। अगर पूरा राज्य नहीं आ रहा है तो उसका कुछ हिस्सा जरूर आ जा रहा है। और वे सभी राज्य छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में पड़ रहा है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रत्न गर्भा कहा जाता है।
खनिजों की जननी क्षेत्र कहा जाता है। देश का लगभग 90% से ज्यादा सभी खनिज क्या जी छोटा नागपुर के पठार में ही पाया जाता है। तब तो दक्षिण भारत में गरीबी कम है। अब घस रहा है, घसेगा क्यों नहीं? तो थोड़ा हम यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक और हम पढ़ लेते हैं जिसका नाम है तांबा। क्या है? सीयू ना होता है कॉपर। तांबा क्या है? तो आप जानते हैं कि तांबा एक धात्विक खनिज। तांबा नहीं, रोटी पकाने में तांबा नहीं, तांबा लाल धातु, इसका रंग लाल होता है। तांबा कैसा होता है? लाल हो। तांबा एक धात्विक खनिज है। तांबा लोहा विहीन खनिज है, क्योंकि तांबा धातु है लेकिन इसमें लोहा का अंश, क्योंकि तांबा के बर्तन में यदि आप लोहा को चुंबक को चिपकाने ले जाओगे तो चुंबक क्या होगा, उसमें नहीं चिपकेगा। इसके अयस्क का नाम है तांबा के। अगर हम अयस्क की बात करें तो पढ़े होंगे, तांबा के अयस्क का नाम है क्यूपराइट। हाँ, कॉपर पाइराइट। दूसरा है तांबा ग्लांस। तांबा ग्लांस। तीसरा है मैकेलाइट। चौथा है तांबा पाइराइट। तो तांबा जो है मानव के द्वारा खोजा गया पहला धातु है, लेकिन यह लोहा विहीन खनिज है। तांबा को सबसे शुद्ध माना भी गया है। तांबा के क्यूपर पाइराइट या क्यूपराइट, तांबा ग्लांस, मैकेलाइट, तांबा पाइराइट। तांबा अलौह खनिज है। और आपको बता दें, तांबा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। बिजली के जितने भी उपकरण है कीमती महंगा वाला, उसके निर्माण में तांबा का ही प्रयोग होता है, क्योंकि तांबा विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक है ना। तांबा विद्युत का भी और उष्मा का भी क्या है, सुचालक है। इसके अलावा घरेलू बर्तन बनाने में बड़े पैमाने पर न बने, बनता तो है। अगर गैस की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर कहता है कि तांबा के पात्र से का पानी हमेशा पीजिए, गैस की बीमारी निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। रात्रि में क्या करना है, उसमें बर्तन में पानी रख देना है और सुबह उसी को पीना है। यह कंटिन्यू आप जब यूज करो, तांबा के पात्र का ही पानी का यूज करो। ये बड़े बड़े डॉक्टर का कहना है और कई लोगों ने निदान भी पाया है। क्या? तो घरेलू बर्तन बनाने में, बिजली के उपकरण बनाने में, सिक्का में, सिक्का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा, ये जो प्रतिरक्षा के सामान है, हथियार, इन सब के निर्माण में तांबा, क्योंकि इसमें भी जंग नहीं लगता है। तांबा में क्या होता है, जंग नहीं लगता है, इसलिए यहाँ इसका प्रयोग होता है। इसके उत्पादक राज्य की बात करें तो तांबा का सबसे पहला खाद्यान्न आपको पता है खेतरी में हुआ था। खेतरी जो राजस्थान में पड़ता है क्या, और भारत में तांबा का खोज करने वाला, अयस्क को प्राप्त करने वाला, साफ करने वाला एक ही संस्था है, उस दिन चर्चा किए थे, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। एक ही ऐसी संस्था है जो भारत में तांबा का ये करता है। लेकिन भारत को जितना तांबा चाहिए उतना मात्रा में तांबा नहीं है, इसलिए तांबा महंगा भी है। और अमेरिका से हम तांबा का क्या करते हैं, आयात करते हैं। मध्य प्रदेश मतलब MP, राजस्थान, झारखंड भारत के राज्य हैं जहां बड़े पैमाने पर तांबा के अयस्क की प्राप्ति होती है। तो आज इतना ही। कल के क्लास में हम लोग खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, कुछ और भी अधात्विक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे, और खास करके हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे।